नाउ हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिलाया और वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिलाने पर सॉल्यूशन बनाया और उसके लिए राउल्स लॉ, डेल्टन्स लॉ समझा, वेपर प्रेशर समझा, किस तरह से इवापोरेट करेगा। आप एक बात देखिए, दिस मेथड जो मैंने प्रॉब्लम कराया, दिस वी कॉल इट डिस्टिलेशन। बाय डिस्टिलेशन मेथड वी यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम एनी सॉल्यूशन। इनफैक्ट इसी मेथड का इस्तेमाल करा जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पेट्रोल फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। जमीन से जो पेट्रोलियम ओर से जो पेट्रोल निकलता है उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। जमीन के अंदर से गल्फ कंट्रीज में जो पेट्रोलियम निकलता है दैट इज टर्म्ड एज क्रूड ऑयल। उस क्रूड ऑयल में डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, केरोसिन भी होता है, कोल तार भी होता है, नेफ्था भी होता है। उसमें अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल सब मिले हुए होते हैं, परफेक्टली मिसिबल होते हैं। उस क्रूड ऑयल में, उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में इसी तरह से डिस्टिलेशन करा जाता है और उसको डिस्टिलेशन करके अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया जाता है। और अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट वाले सॉल्वेंट को जब हम सेपरेट करते हैं तो एक जगह पर डीजल इकट्ठा होता जाता है, एक जगह पर पेट्रोल इकट्ठा होता जाता है, एक जगह पर केरोसिन इकट्ठा होता जाता है और एक जगह पर कोल तार भी इकट्ठा होता जाता है। इस तरीके से ही वहां पर सेपरेशन मेथड्स करा जाता है। इट्स वेरी मच इंडस्ट्रियली अप्लाइड मेथड। अब माय नेक्स्ट आर्टिकल इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने कोई प्योर सॉल्वेंट ए मिलाया, प्योर सॉल्वेंट बी मिलाया और एक सॉल्यूशन बनाया। वह सॉल्यूशन या तो आइडियली बिहेव करेगा या नॉन आइडियली बिहेव करेगा। किस कंडीशन में वह आइडियली बिहेव करेगा इस बात को हम समझेंगे और किस कंडीशन में वह नॉन आइडियली बिहेव करेगा इस बात को हम समझेंगे। नॉन आइडियल बिहेवियर भी दो तरह के हम बताएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन। दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसी समय हम डिस्कस करेंगे। हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में यह समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन किस तरह से बिहेव करता है, कंडीशन ऑफ आइडियल बिहेवियर क्या है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में वह नॉन आइडियली बिहेव करता है और आगे उसकी क्या बिहेवियर दिखाई देती है। देखिए, यह प्योर सॉल्वेंट ए और यह प्योर सॉल्वेंट बी और इस जगह पर हम ए और बी को डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे। दिस इज solvent A, solvent B, and this is a solution containing A and B. सॉल्वेंट A में सिर्फ A के मॉलिक्यूल्स है और इन A के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से इसका कुछ वेपर प्रेशर है PA0। सॉल्वेंट B में सिर्फ B के मॉलिक्यूल्स हैं
इन बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है, जिनकी वजह से इसके बीच में कुछ इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग है, और इस इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बी का कुछ वोलेटाइल नेचर है, कुछ प्रेशर है, एंड दैट इज पी बी नॉट। और यह जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं और सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। और इस जगह पर क्योंकि वहां ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग होगी। अब जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को इमेजिन करो। प्योर सॉल्वेंट में ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स यदि वह लगभग बराबर हो प्योर सॉल्वेंट बी में बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू the intermolecular attractive force between A and B in the solution. A और A के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, B और B के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वह बराबर हो A और B के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के, सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस बराबर है। इसलिए जितनी इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग A और A के बीच में है, लगभग उतनी ही इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग बी और बी के बीच में है, और लगभग उतनी ही इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग ए और बी के बीच में है। मान लीजिए ए और ए के बीच में है दूरी 10 यूनिट्स, बी और बी के बीच में दूरी है 11 यूनिट्स, ए और बी के बीच में दूरी हो जाए 10.5 यूनिट्स। दूरी लगभग बराबर, ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स लगभग बराबर है। मैं इसी समय ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं। द एग्जाम्पल इज हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेक्सेन के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, हेप्टेन के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, और हेक्सेन और हेप्टेन के बीच में भी कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, किसी भी तरह का कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं। तो जितनी डिस्टेंस हेक्सेन के बीच में है, उतनी ही डिस्टेंस हेप्टेन के बीच में, और उतनी ही डिस्टेंस हेक्सेन और हेप्टेन के बीच में। बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन के बीच में कोई फोर्स नहीं, टोलुइन के बीच में कोई फोर्स नहीं। टोलुइन एंड ज़ाइलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, यह कुछ ऐसे सॉल्वेंट हैं जिसमें ऐसी ही सिचुएशन होती है। इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स लगभग बराबर होती है। इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बराबर होने से, इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग सेम होने से मॉलिक्यूल्स ना तो एक दूसरे के दूर जाते हैं और ना एक दूसरे के करीब आते हैं। वॉइड्स की जो स्पेसिंग है वह सेम रहती है। वॉइड्स रिमेन सेम, वॉइड्स ना बढ़ती हैं ना घटती है। इस वजह से 10 ml यदि हम A के ले लें, 10 ml यदि हम B के ले लें, तो इन दोनों को मिलाने पर बन जाता है 20 ml। इन दोनों को मिलाने पर बन जाता है 20 ml।
there is no change in volume during mixing. Change in volume during mixing is 0. There is no change in volume during mixing. इन दोनों सॉल्वेंट को मिलाने पर फाइनल टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल टोटल वॉल्यूम। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी। दोनों सॉल्वेंट को मिलाने पर वहां पर कोई टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा है, तो डेल्टा E की वैल्यू 0 है और डेल्टा V की वैल्यू भी 0 हो गई। कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होने की वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होने की वजह से डेल्टा V 0, तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग वुड रिमेन 0। ऐसे सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि सरफेस पर B का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा प्योर सॉल्यूशन में था और A का बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा प्योर कंडीशन में था। PA जैसा हमने लिखा था PA नॉट XA, राउल्स लॉ की यह इक्वेशन परफेक्टली ओबे करेगी। PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, राउल्स लॉ की यह दोनों इक्वेशन परफेक्टली ओबे करेगी। डाल्टन्स लॉ के हिसाब से जो हमने लिखा था PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, PS इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। डाल्टन्स लॉ की यह इक्वेशन परफेक्टली ओबे करेगी। यदि हम ग्राफ बनाएं तो वह ग्राफ भी बिल्कुल परफेक्टली आइडियली आएंगे। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शंस के लिए जो हमने ग्राफ बनाए थे, PA का ग्राफ, PB का ग्राफ और टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ, यह सारे ग्राफ बिल्कुल परफेक्टली आएंगे। सच सॉल्यूशन वी कॉल देम आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में दोनों लिक्विड को मिलाने पर किसी तरह का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज 0, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज 0। कोई वॉल्यूम में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल सेम होती है, A और A के बीच में, B और B के बीच में और A और B के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग भी बिल्कुल सेम होती है, लगभग सेम होती है। राउल्स लॉ की इक्वेशन परफेक्टली ओबे होती है, डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन परफेक्टली ओबे होती है और ग्राफ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में यह सारी बात जानने के बाद अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बिहेवियर को समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ में। नॉन आइडियल बिहेवियर दो तरीके का होगा। एक तो नॉन आइडियल बिहेवियर विथ पॉजिटिव डिविएशन और एक होगा नॉन आइडियल बिहेवियर विथ नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में हम क्या देखेंगे, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़ रहा है, और नेगेटिव डिविएशन में हम देखेंगे सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ घट रहा है। कैसे, जरा समझें। मैं एग्जांपल्स हटा देता हूं, आपको एक और बार फिगर बनाना ही पड़ेगा। आई कैन टेक दैट लिबर्टी।
कि मैं सब कुछ साफ नहीं करूंगा, मगर आपको दोबारा फिगर बनाना ही पड़ेगा। देखिए इस ग्राफ को, यह प्योर सॉल्वेंट ए, प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स हैं और इन ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है 10 यूनिट्स। इसी तरह से यह प्योर सॉल्वेंट बी, प्योर सॉल्वेंट बी में यह बी के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पर सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स हैं। सरफेस पर जो सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। इस वजह से इनके बीच में स्पेसिंग है 11 यूनिट्स। इसका वेपर प्रेशर PA0, इसका वेपर प्रेशर PB0। निश्चित बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में हल्की सी फोर्स कम रही होगी, इसी वजह से स्पेसिंग बढ़ गया, इसी वजह से वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा भी दिख रहा है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाए, ए और ए के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ठीक ठाक है, बी और बी के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा खासा है, मगर ए और बी के बीच में उतना अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है जितना ए और ए के बीच में था, जितना बी और बी के बीच में था। ए और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाने से दोनों एक दूसरे के दूर चले जाते हैं। अब इस सॉल्यूशन में ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और यह दूरी बढ़ के हो जाती है 12 यूनिट्स। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ गई। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इसलिए बढ़ गई क्योंकि ए और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है। दोनों एक दूसरे को उतने फोर्स से नहीं खींचते हैं जितना ए और ए और जितना बी और बी। मैं पहले कुछ एग्जांपल्स बताता हूं ऐसे। द एग्जांपल इज वाटर एंड अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल परफेक्टली मिसिबल तो है, परफेक्टली डिसॉल्व तो होते हैं, मगर एक बात जरूर है, जितनी वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जितनी अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उतनी वाटर और अल्कोहल के बीच में नहीं। वाटर वाटर मॉलिक्यूल करीब रहते हैं, अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल भी करीब रहते हैं, मगर वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ जाती है, इनके बीच में वॉइड्स बढ़ जाती है। अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर, वाटर एंड ईथर, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म, वाटर एंड एसीटोन, अल्कोहल एंड एसीटोन। ऑल दिस आर द एग्जांपल्स। अल्कोहल अल्कोहल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, ईथर उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर बना देता है और दूर कर देता है। वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है, ईथर अननेसेसरी वाटर वाटर मॉलिक्यूल को दूर कर देता है। वाटर में क्लोरोफॉर्म वाटर वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है और उनको दूर दूर कर देता है। वाटर और एसीटोन
भी वाटर वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़कर उनको दूर कर देता है, और अल्कोहल और एसीटोन। इस केस में होता क्या है कि यदि आपने 10 ml ए के लिए 10 ml बी के लिए, तो मिलकर 20 ml बनने के बजाय वहां बन जाते हैं 21 ml। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग becomes greater than 0, or delta V of mixing takes some positive value. Delta V of mixing greater than 0 हो जाता है। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0। क्यों? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले गए, वॉइड्स की स्पेसिंग बढ़ गई। अब ये इक्वेशन तो अभी भी होल्ड करेगी, ये तो जनरलाइज इक्वेशन है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये तो थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ी है, जहां कांस्टेंट प्रेशर होता है इधर भी कांस्टेंट प्रेशर है, ये इक्वेशन तो हमेशा होल्ड करेगी। डेल्टा वी पॉजिटिव, दोनों को मिलाने पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा ई की वैल्यू 0, और डेल्टा ई की वैल्यू 0 होने से और डेल्टा वी पॉजिटिव होने से डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। Change in enthalpy during mixing would be greater than 0, or change in enthalpy during mixing would be positive. अब इस केस में जरा सोचिए, सॉल्वेंट ए का बिहेवियर वैसे तो नॉर्मल दिखेगा, मगर यदि सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल के नीचे सॉल्वेंट बी का मॉलिक्यूल आ गया, यह सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल्स नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, मगर जब जब सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल के नीचे सॉल्वेंट बी का मॉलिक्यूल आएगा, तो सॉल्वेंट बी का मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल को अधिक फोर्स से नहीं खींचता। ऐसी कंडीशन में यह ए का मॉलिक्यूल उड़ने की ज्यादा टेंडेंसी दिखाने लगेगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है, इसलिए यह उड़ने की ज्यादा टेंडेंसी दिखाने लगेगा। सॉल्वेंट बी का मॉलिक्यूल वैसे तो नॉर्मली बिहेव करेगा, मगर जब जब सॉल्वेंट बी के मॉलिक्यूल के नीचे सॉल्वेंट ए का मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो यह बी का मॉलिक्यूल ऊपर उड़ने की फिर ज्यादा टेंडेंसी दिखाने लगेगा। ऐसी कंडीशन में यह जो सॉल्यूशन है अब आइडियली बिहेव नहीं करेगा। अब राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन आइडियली ओबे नहीं होंगी। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पीए होता है पीए नॉट एक्सए, मगर इस सॉल्यूशन में पीए दिखने लगेगा अल्फा पीए नॉट एक्सए। पीबी वैसे तो होता है पीबी नॉट एक्सबी, मगर अब इधर पीबी दिखने लगेगा बीटा पीबी नॉट एक्सबी। अल्फा की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 दिखेगी। मतलब पीए भी आइडियल बिहेवियर से ज्यादा दिखने लगा और पीबी भी अपने आइडियल बिहेवियर से ज्यादा दिखने लगा। हियर दिस अल्फा एंड बीटा आर एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ऑल्दो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से अभी भी हम पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी लिखेंगे, पर पीए की जगह अब लिखेंगे हम अल्फा पीए नॉट एक्सए और पीबी की जगह बीटा पीबी नॉट एक्सबी। सच सॉल्यूशन वी कॉल देम। हर चीज पॉजिटिव है। देखिए डेल्टा वी भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, अल्फा भी ग्रेटर देन 1, बीटा भी ग्रेटर देन 1, पीए भी आइडियल से बढ़ गया, पीबी भी आइडियल से बढ़ गया,
टोटल वेपर प्रेशर भी आइडियल से बढ़ गया। सच सॉल्यूशन वी कॉल देम नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन। नॉन आइडियल solution with positive deviation of Raoult's law। मैंने ऐसे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल भी बता दिए ढेर सारे। इस केस में यदि हम ग्राफ बनाएं, वी प्लॉट अ ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शंस के यदि हम ग्राफ बनाएं तो आइडियली इन ग्राफ को ऐसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। आइडियली इन ग्राफ को ऐसा आना चाहिए, मगर इस तरह से यह ग्राफ बनने के बजाय पीए इस आइडियल बिहेवियर से ऊपर उड़ जाता है, एक कर्व आता है। पीबी भी इस आइडियल बिहेवियर से ऐसे ऊपर उड़ जाता है, एक कर्व आ जाता है, और टोटल वेपर प्रेशर भी आइडियल दिखने के बजाय इस तरह से ऊपर उठते हुए दिखने लगता है। सारे वेपर प्रेशर ऊपर उड़ जाते हैं। दिस इज द राउल्ट्स लॉ ग्राफ, जो लीनियर दिखने के बजाय इस तरह से नॉन लीनियर कर्व बन गया। सारे कर्व ऊपर उठ गए। पीए भी इस तरह से अल्फा टाइम्स पीए नॉट एक्स से, पीबी भी बीटा टाइम्स पीबी नॉट एक्स भी, सारे कर्व ऊपर उठ गए। हम इसे कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन। अब इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम देखें ए और बी के एक पर्टिकुलर मोलर रेशो के लिए इधर जो भी कुछ XA और XB की वैल्यू है, A और B के इस मोलर रेशो के लिए हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम दिख रहा है। A और B को इस मोलर रेशो में ले रहे हैं तो जो भी कुछ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम दिख रहा है। जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होएगा, और इस रेशो में ए और बी को लेने पर, इस सॉल्यूशन के बनाने पर, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम वेपर प्रेशर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और पॉजिटिव डिविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ए और बी को जब भी हमने इस रेशो में ले लिया तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होएगा। मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो जाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उसको बॉइल करना आसान होएगा। बॉइल करने के लिए जो उसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। और यह पॉजिटिव डिविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ वाला सॉल्यूशन है। तो इसे हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम वेपर प्रेशर भी लिखा हो सकता है, या फिर लिखा हो सकता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ पॉजिटिव डिविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। आप एक बात समझे, कोई सॉल्यूशन का पॉजिटिव डिविएशन है इसे समझना बड़ा आसान है। इसे समझने के लिए उस सॉल्यूशन को हम बॉइल करते हैं। जैसे पानी के अंदर हमने कोई सॉल्यूट डाला या कोई सब्सटेंस डाला, अब वो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है या नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है, इसे समझना बड़ा आसान है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि वह बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए इसका मतलब वह पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। प्योर वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर
अल्कोहल डाल देने पर वही वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होने के बजाय 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होने लगेगा, या 98 डिग्री या 99 डिग्री पर बॉईल होने लगेगा। यदि सॉल्यूशन 100 डिग्री से कम पर बॉईल होने लगे, पानी के साथ सॉल्यूशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर बॉईल होने लगे, मतलब कि वो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। उसमें डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 है, उसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, पीए भी ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स है, पीबी भी ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स भी, और टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ जा रहे हैं, कर्व इस तरह से ऊपर उठ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन। सारी चीजें उलट जाएंगी। मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन समझा रहा हूं, मैं पूरा साफ करूंगा, दोबारा बनाऊंगा, कुछ चीजें मैं लिखी रहने दूंगा, मगर आपको दोबारा बनाना ही पड़ेगा। मैं सबसे पहले एग्जांपल चला देता हूं।